हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन एग्जाम हब पर, जहां पढ़ाई होती है इजी और इंटरेस्टिंग। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब ये बिल्कुल इजी होने वाला है। शुरू करने से पहले ना, मैं एक एनालॉजी देता हूं। सोचिए गर्मी का मौसम है और किसी को एक बड़ा सा स्विमिंग पूल खोदना है और उसके हाथ में पकड़ा दी है एक छोटी सी चाय की चम्मच। अरे बाप रे, ये तो मतलब पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसमें। एग्जैक्टली महीनों लग जाएंगे, पसीना बहेगा और शायद एक छोटा सा गड्ढा ही बन पाए। पर वही अगर कोई एक बड़ा सा एक्सकेवेटर मशीन ले आए, तो बटन दबाया और कुछ घंटों में पूल पूरा तैयार। एग्जाम हॉल में वही चम्मच लेकर बैठते हैं। राइट। मेरा मतलब है वही पुराने स्कूल वाले तरीके जो हमें छठी या सातवीं क्लास में सिखाए गए थे। मेहनत बहुत ज्यादा है और रिजल्ट एकदम स्लो आता है। सही बात है। और जब एग्जाम में टाइमर टिक टिक कर रहा हो, तब चम्मच से खुदाई करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज हम जिस सोर्स मटेरियल का एनालिसिस कर रहे हैं, वो वन एग्जाम हब का एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। इसमें टाइम और वर्क के ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं जिससे आप बिना पेन उठाए सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। हम आज उसी एक्सकेवेटर मशीन की बात करने वाले हैं। तो इन शॉर्टकट्स पर आने से पहले ना, एक बेसिक गोल्डन रूल को समझना बहुत जरूरी है। पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के आए, सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला पर टिका है। अच्छा, वो क्या है? और वो है टोटल वर्क इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी, यानी कुल कार्य बराबर समय गुना क्षमता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, पर मैंने वन एग्जाम हब की स्लाइड्स में देखा, उन्होंने एक पुराने तरीके पर एक लंबा चौड़ा लाल रंग का क्रॉस लगाया हुआ है। हाँ, वो फ्रैक्शन वाला मेथड। वही, मैं 1/x मेथड की बात कर रहा हूँ। जैसे ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है। तो हम स्कूल में करते थे ना कि 1/6 + 1/12, फिर एलसीएम लो, फ्रैक्शंस ऐड करो। अगर इससे सही आंसर आता है तो इस पर क्रॉस क्यों? इसको टाइम वेस्ट क्यों बोला गया है? देखिए, स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये 1/x वाला मेथड बिल्कुल ठीक है। वहां तो आपको हर एक स्टेप लिखने के नंबर मिलते हैं ना, टाइम की उतनी कमी नहीं होती। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, तो ये मेथड एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। ट्रैप कैसे? क्योंकि इसमें फ्रैक्शंस यानी भिन्न शामिल होते हैं, और जब आप प्रेशर में फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो गलती होने के चांसेस ना कई गुना बढ़ जाते हैं। और फ्रैक्शंस देखकर तो आधों का वैसे ही दिमाग खराब हो जाता है। जब नंबर ऐसे डिवाइड में होते हैं तो कैलकुलेशन अचानक से बहुत डरावनी लगने लगती है। हाँ, वही तो। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत स्लो है और दिमागी एनर्जी बहुत चूसता है। एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मुश्किल से 30 या 40 सेकंड होते हैं। वहाँ आप हर स्टेप पेपर पर नहीं लिख सकते। वहाँ हमें एक ऐसा नया तरीका चाहिए जो सीधा दिमाग में प्रोसेस हो सके। तो पुरानी चम्मच को छोड़ते हैं और नए एक्सकेवेटर की तरफ बढ़ते हैं, जिसको इस मटेरियल में एलसीएम मेथड का नाम दिया गया है। तो अगर वही 6 दिन और 12 दिन वाला एग्जाम्पल लें, तो ये नया तरीका काम कैसे करता है? तो इसको ऐसे समझते हैं, ए काम करता है 6 दिन में और बी करता है 12 दिन में। हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। 6 और 12 का एलसीएम होता है 12। अब इस 12 को ना हम अपना टोटल वर्क मान लेते हैं। मतलब इसको थोड़ा और इजी बनाने के लिए मान लेते हैं कि हमें टोटल 12 कुर्सियां बनानी है, राइट? हाँ हमारा फाइनल टारगेट 12 कुर्सियां हैं। हाँ, ये बढ़िया एग्जाम्पल है। अब हम दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर ए 6 दिन में 12 कुर्सियां बनाता है, तो वो एक दिन में कितनी बनाएगा? बहुत सिंपल मैथ्स है। 12 को 6 से डिवाइड कर दो तो 2 आएगा। यानी ए हर दिन 2 कुर्सियां बनाता है। ये हो गई ए की एफिशिएंसी, 2 यूनिट पर डे। एकदम सही। और वैसे ही बी का निकालते हैं। बी 12 दिन में 12 कुर्सियां बनाता है, तो 12 डिवाइडेड बाय 12 हुआ 1। उसकी एफिशिएंसी हुई 1 कुर्सी हर दिन। अब सोचिए, अगर दोनों साथ मिलकर एक ही कमरे में काम करें, तो एक दिन में टोटल कितनी कुर्सियां बनेंगी? ये बनाएगा अपनी 2 कुर्सियां और बी बनाएगा अपनी 1। तो मिलकर एक दिन में 3 कुर्सियां बन गई। बस, हमारा फाइनल स्टेप यहीं पर है। टोटल काम है 12 कुर्सियां बनाना और एक दिन में 3 बन रही हैं। तो टाइम कितना लगेगा? 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी सीधा सीधा 4 दिन आंसर आ गया। वाओ, इसमें तो सच में कोई फ्रैक्शन नहीं था, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं। इसको तो बिना पेन उठाए माइंड में ही कैलकुलेट किया जा सकता है ना? और यहाँ एक बहुत मजेदार चीज नोटिस करने वाली है। इस पूरे लॉजिक के पीछे एक कॉन्सेप्ट है जिसको एफिशिएंसी का रहस्य कह सकते हैं, जो कहता है कि एफिशिएंसी
और टाइम एक दूसरे के बिल्कुल इन्वर्स होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। जो इंसान जितना तेज काम करेगा उसको टाइम उतना ही कम लगेगा। ये तो बिल्कुल इंटरनेट स्पीड जैसा हो गया। आई मीन वाईफाई जितना फास्ट होगा, फाइल डाउनलोड होने में टाइम उतना ही कम लगेगा। स्पीड ऊपर तो टाइम का ग्राफ नीचे। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। और इस इन्वर्स वाले लॉजिक से ना एक कमाल की मैथमेटिकल ट्रिक निकलती है जिसे रेशियो ट्रिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्कर है राम, उसकी एफिशिएंसी श्याम से दोगुनी है, यानी रेशियो है 2:1। अब अगर श्याम को किसी काम में 30 दिन लगते हैं तो राम को कितने दिन लगेंगे? तो इस ट्रिक के हिसाब से, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम उल्टे होते हैं, हमें किसी लंबे इक्वेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इस रेशियो को पलट देना है। अगर एफिशिएंसी 2:1 है तो टाइम 1:2 हो जाएगा। सही पकड़ा। शाम का टाइम रेशियो में 2 है, जिसकी वैल्यू 30 दिन दी गई है। तो अगर 2 हिस्से का मतलब 30 दिन है तो एक हिस्से का मतलब 15 दिन होगा। और क्योंकि राम का रेशियो 1 है तो उसको 15 दिन लगेंगे। बिना किसी फॉर्मूला के बस रेशियो पलटा और आंसर आ गया। इस ट्रिक को याद रखो, एग्जाम में सच में हीरो बन जाओगे। ये तो सच में गेम चेंजर है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सब ए और बी वाले सिंपल क्वेश्चंस तक तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर रियल एग्जाम्स में ना दिमाग घुमाने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। हाँ, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। राइट। जैसे इतने आदमी थे, उन्होंने इतने दिन काम किया, हर दिन इतने घंटे काम किया, सब कुछ एक साथ दे देते हैं। तब इतनी सारी चीजों को एक साथ कैसे हैंडल करें? इसके लिए वन एग्जाम हब ने एक मास्टर फॉर्मूला बताया है, MDH रूल। हाँ, MDH रूल। ये सच में एक मास्टर की तरह काम करता है। यहाँ M का मतलब है men, यानी काम करने वाले लोग, D है days और H है hours और W है work। फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, पहले ग्रुप के लोग गुणा दिन गुणा घंटे डिवाइडेड बाय उनका वर्क, और ये बराबर होता है दूसरे ग्रुप के लोग गुणा दिन गुणा घंटे डिवाइडेड बाय उनके वर्क के। सबसे जरूरी नियम यहाँ ये है कि वर्क हमेशा नीचे रहेगा डिवाइड में। वेट अ मिनट, मुझे यहाँ एक बहुत लॉजिकल सा डाउट है। ये M, D और H यानी आदमी, दिन और घंटे, ये सब ऊपर न्यूमरेटर में है, पर बेचारे वर्क के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? उसको हमेशा डिनोमिनेटर में, नीचे ही क्यों रखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर हम इसको थोड़ा बड़े पिक्चर से कनेक्ट करें ना, तो ये कोई रैंडम मैथ्स का रूल नहीं है। इसके पीछे साइंस का एक लॉजिक है। एक बात सोचिए, जो लोग काम कर रहे हैं, जितने दिन लगा रहे हैं और जितने घंटे दे रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये सब इनपुट्स हैं। ओके। ये वो रिसोर्सेज हैं जो आप किसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं। और जो वर्क है, चाहे वो कुर्सियां बनाना हो या पूल खोदना, वो इन सभी इनपुट्स का फाइनल रिजल्ट है, यानी आउटपुट है। मैथ्स का सीधा सा रूल है कि इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आउटपुट के डायरेक्ट रेशियो में होता है। इसीलिए सारे इनपुट्स हमेशा एक साथ ऊपर मल्टीप्लाई होते हैं और जो रिजल्ट है वो नीचे रहता है। ये एक्सप्लेनेशन तो बहुत क्लियर है। इनपुट हमेशा ऊपर और आउटपुट हमेशा नीचे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। मान लीजिए 50 लड़के हैं। वो हर दिन 6 घंटे काम करके 30 दिन में एक काम पूरा करते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ 25 लड़के हैं और उन्हें वही काम 24 दिन में करना है। तो उन्हें रोज कितने घंटे काम करना पड़ेगा? इसको MDH फ्रेम में फिट करते हैं। पहली कंडीशन में 50 लोग हैं, 30 दिन है और 6 घंटे हैं। काम एक है, तो इक्वेशन के एक तरफ ऊपर आएगा 50 गुणा 30 गुणा 6 और नीचे आएगा 1। दूसरी तरफ 25 लोग हैं, 24 दिन है और घंटे हमें निकालने हैं, जिसको x मान लेते हैं। इनका वर्क भी वही 1 है। अब यहाँ ना एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। वो क्या करेंगे? वो 50, 30 और 6 को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा हजारों वाला नंबर निकाल लेंगे। फिर दूसरी तरफ भी नंबर्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक बड़े नंबर को दूसरे से डिवाइड करते फिरेंगे। और यहीं पर एग्जाम का कीमती टाइम वेस्ट होता है। वन एग्जाम हब की स्लाइड में क्लियर वार्निंग है कि कभी भी पहले मल्टीप्लाई मत करो। नंबर्स को बड़ा बनाना दिमाग को थकाता है। इसके बजाय डायरेक्टली कैंसिल करने की आदत डालो। यानी नंबर्स का पहाड़ बनाकर उसको तोड़ने से अच्छा है पत्थरों को वहीं रास्ते से हटा दो। एक तराजू की तरह देखो। पानी से कट रही हैं, उन्हें सीधा काट दो। जैसे एक तरफ 50 है और दूसरी तरफ 25, 25 से 50 सीधा 2 बार में कट जाएगा। एक तरफ 6 है और सामने 24 है, 6 से 24 4 बार में कट जाएगा।
ऐसे छोटा करते करते बिना किसी हेवी कैलकुलेशन के x की वैल्यू 15 निकल आएगी, यानी 15 घंटे हर दिन काम करना होगा। अमेजिंग। अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो 90% क्वेश्चंस तो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनर भी तो जानते हैं कि लोग एमडीएच रटकर आएंगे, तो वो क्या करते हैं? वो लैंग्वेज में ऐसी ट्विस्ट डालते हैं जैसे किसी ने काम शुरू किया और बीच में छोड़कर भाग गया। हाँ, लीविंग हॉकिंग बिटवीन वाले सिनेरियोज ये रियल एग्जाम्स में सबसे ज्यादा आते हैं और दिमाग की दही कर देते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी 25 दिन में। दोनों ने पूरे जोश के साथ काम शुरू किया, पर 5 दिन बाद ए का मन बदल गया और वो काम छोड़कर निकल गया। अब बेचारा बी बचे हुए काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? जब इसको पहली बार पढ़ो तो बहुत डरावना लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम हुआ और कितना छूट गया। पर यहाँ फिर से हमारा वही पुराना दोस्त एलसीएम मेथड हीरो बनकर आता है। वही कुर्सी या ईंट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 20 और 25 दिन दिए हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं जो आता है 100। मान लेते हैं कि टोटल 100 ईंट उठानी है, टोटल वर्क 100 हो गया। करेक्ट। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। ए की एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइडेड बाय 20 यानी 5 ईंट हर दिन, और बी की होगी 100 डिवाइडेड बाय 25 यानी 4 ईंट हर दिन। तो जब दोनों ने मिलकर काम शुरू किया तो एक दिन में ए ने 5 और बी ने 4 ईंट उठाई, मतलब रोजाना 9 ईंट उठ रही हैं। क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने 5 दिन तक साथ काम किया, तो 5 दिन में कितना काम हुआ? 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 45 ईंट उठ चुकी हैं। अब यहाँ आता है टर्निंग पॉइंट। 100 में से 45 ईंट रखी जा चुकी हैं और तभी ए छोड़कर चला जाता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि काम बचा कितना है। 100 में से 45 माइनस किया तो बचे 55 ईंट। और अब इन 55 ईंटों को उठाने की सारी जिम्मेदारी अकेले बी के सर पर आ गई है। बी की एफिशिएंसी हमें पता है, वो एक दिन में 4 ईंट उठाता है। तो 55 ईंट उठाने में उसको कितना टाइम लगेगा? सीधा 55 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो आता है तेरा सही 3/4 दिन, 13 and 3/4 डेज। स्टेप बाय स्टेप सोचो तो ये मैथ्स का प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, बल्कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट का सिंपल सा हिसाब लगता है। यही तो ब्यूटी है इस मेथड की। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अगर आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी पता है ना, तो कोई बीच में काम छोड़े या कोई नया इंसान जुड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस टोटल में से हो चुका काम माइनस करते जाओ। बिल्कुल, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जो इससे भी ज्यादा दिमागी कसरत करवाता है, ऑल्टरनेट डेज वाला काम, यानी बारी बारी से काम करना। इसको मैं एक बहुत रिलेटेबल एनालॉजी से समझाता हूं। मान लीजिए 2 रूममेट्स हैं, ए और बी। दोनों आलसी हैं और उन्होंने तय किया है कि हम कभी एक साथ कमरे की सफाई नहीं करेंगे। पहले दिन ए अकेला सफाई करेगा, दूसरे दिन बी अकेला करेगा, फिर तीसरे दिन वापस ए और चौथे दिन बी। ये रूममेट वाला एग्जाम्पल बहुत फिटिंग है। और सच कहूं तो इस ऑल्टरनेट डेज वाले कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स एक बहुत ही कॉमन गलती करते हैं, जिसको उस प्रेजेंटेशन की स्लाइड 15 में हाईलाइट भी किया गया है। अच्छा, वो क्या गलती है? होता क्या है कि लोग इस बारी बारी वाले सिस्टम में एक पूरी साइकिल को गलती से एक दिन मान लेते हैं, जबकि वो साइकिल 2 दिन की होती है। मैं भी शायद यही गलती करता। अगर ए पहले दिन काम कर रहा है और बी दूसरे दिन, तो हम उन दोनों के काम को जोड़कर उसको एक दिन का टोटल क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि टाइम तो 2 दिन गुजर चुका है ना। पहले दिन ए ने अपनी एनर्जी लगाई और दूसरे दिन बी ने। तो जब हम उन दोनों के काम को जोड़ते हैं तो वो एक दिन का काम नहीं होता, वो एक साइकिल का काम होता है। और ये साइकिल 2 दिन लंबी है। अगर ये छोटी सी बात ध्यान से उतर गई तो पूरी टाइमलाइन छोटी हो जाएगी और फाइनल आंसर गलत आएगा। ये मिस्टेक तो सच में एग्जाम में भारी पड़ सकती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से ध्यान में बिठाते हैं। मान लीजिए ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है और बी वही काम 8 दिन में कर सकता है। ए ने काम शुरू किया और वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? तो सबसे पहले अपना वही ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, एलसीएम मेथड। 7 और 8 का एलसीएम हुआ 56। मान लेते हैं टोटल 56 यूनिट काम है। एफिशिएंसी निकालें तो 56 डिवाइडेड बाय 7 ए की आई 8 और 56 डिवाइडेड बाय 8 बी की आई 7। अब उस साइकिल वाले लॉजिक को यहाँ लगाते हैं। पहले दिन ए आया, उसने अपना 8 यूनिट काम किया और चला गया। दूसरे दिन बी आया, उसने अपना 7 यूनिट काम किया और चला गया। तो इस पूरी एक साइकिल में जो 2 दिन लंबी थी, कितना काम हुआ? 8 + 7 यानी टोटल 15 यूनिट काम पूरा हुआ है और टाइम लगा है 2 दिन। अब हमें क्या करना है? हमें इस 15 यूनिट की साइकिल को रिपीट करना है जब तक हम अपने टोटल काम यानी 56 के सबसे करीब ना पहुंच जाएं। 15 का टेबल पढ़ते हैं। 15, 30, 45, 60।
अगर 4 बार चलाएंगे तो काम 60 यूनिट हो जाएगा, जो 56 से ज्यादा है। तो हम सिर्फ 3 साइकिल पूरी करेंगे। ओके, तो एक साइकिल में 15 यूनिट काम हुआ तो 3 साइकिल में 45 यूनिट काम हो गया। और क्योंकि हर साइकिल 2 दिन की है तो 3 साइकिल होने में दिन गुजर गए 6 दिन। यानी 6 दिन का टाइम निकल चुका है और 45 यूनिट काम डन है। अब देखते हैं बचा हुआ काम। 56 में से 45 माइनस किया तो 11 यूनिट काम बचा है। अब आता है 7वां दिन, डे 7। साइकिल के रूल के हिसाब से ऑड डेज में हमेशा एक ही बारी आती है, क्योंकि उसने शुरू किया था। तो 7वें दिन ए आएगा। उसकी एफिशिएंसी एक दिन में 8 यूनिट की है। वो अपना पूरा जोर लगाएगा और उन 11 में से 8 यूनिट काम खत्म कर देगा। अब 11 में से 8 यूनिट काम भी निपट गया तो बचा कितना? सिर्फ 3 यूनिट काम, और दिन बीत चुके हैं पूरे 7। अब 8वें दिन बारी आती है बी की। अब बी एक दिन में 7 यूनिट कर सकता है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 3 यूनिट काम बचा है, तो उसको पूरा दिन काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो उस दिन के सिर्फ 3/7 यानी 3/7 पार्ट में काम खत्म कर देगा। बिल्कुल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना? पहले के पूरे 7 दिन और फिर उस 8वें दिन का छोटा सा हिस्सा। टोटल मिलाकर हुए 7 सही 3/7 दिन। 7 3/7 डेज। देखा आपने? साइकिल को टोटल वर्क के करीब ले जाना और फिर स्टेप बाय स्टेप बचे हुए काम को करवाना। ये अप्रोच कितनी पावरफुल है। वाकई, अगर इसको पुरानी किताबों वाले फॉर्मूले से किया जाता ना तो पन्ने भर जाते और दिमाग की सच में दही हो जाती। वन एग्जाम हब के इस मटेरियल ने सच में इन पुराने घिसे पिटे तरीकों की पोल खोल दी है। तो जो दोस्तों हमें सुन रहे हैं उनके लिए इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही क्रिस्प क्विक रिवीजन कुछ ऐसा होगा। पहला, उस पुराने 1/x मेथड को भूल जाइए, वो प्रेशर में सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा। हमेशा एलसीएम मेथड लगाइए। और दूसरा, जब बात एफिशिएंसी की हो तो रेशो को पलटना मत भूलिए। तीसरा, MDH रूल में इनपुट्स ऊपर और वर्क हमेशा नीचे डिवाइड में। और कैलकुलेशन में पहले लंबा मल्टीप्लाई मत करिए, सीधा कैंसिल करिए। और आखिरी बात, ऑल्टरनेट डेज वाले सवालों में एक साइकिल को हमेशा 2 दिन गिनना, एक दिन नहीं। ये वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो एग्जाम हॉल में हीरो या जीरो बनने का फर्क तय करती हैं। तो दोस्तों, बस इसी पॉइंट के साथ हम आज का ये सेशन यहीं रोकते हैं। याद रखिएगा, अगली बार जब कोई बड़ा गोल सामने आए तो चम्मच से खुदाई शुरू मत करना, स्मार्ट एक्सकेवेटर का यूज करना। अगर ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल वन एग्जाम हब को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला टॉपिक होने वाला है पाइप और टंकी, यानी पाइप एंड सिस्टर्न, जो इसका अगला लेवल है। तब तक पढ़ते रहिए और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते रहिए।